नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड पर हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए राज्यों से जुड़ी हुई जो विकासात्मक खबरें हैं वो इस मंच से हम करते हैं आपके साथ साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का वंदे भारत में। और आज हम बात करेंगे वंदे भारत में सबसे पहले एक ऐसी जेल के बारे में जो एक साक्षरता के सकारात्मक बदलाव की कहानी को दर्शाती है और कैसे कैदियों के जीवन में ये बदलाव लेकर आ रही है। पहली खबर ये दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद हम बात करेंगे जीवंत होती हुई कलाओं की, कैसे ढोकरा आर्ट जो कि मिट्टी मोम की एक जादुई गाथा को आपके समक्ष पेश कर रहा है। और फिर बात होगी बगरू कला की कि पीढ़ियों की साधना और रंगों को कैसे एक जीवंत गाथा में ये तब्दील करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसी जेल के बारे में जिसका उद्देश्य एक सकारात्मक पहल की ओर इशारा कर रहा है। तो बात होगी कि कैसे पनिशमेंट नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी सुधार की आशा बनकर सामने आई है। जी हाँ, रत्नाकर जो डकैती करता था वो वाल्मीकि बन गया। मांस काटने वाली महिला ने चंड कौशिक को धर्म का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही पिता कौन है ये ना जानने वाला सत्यकाम जबाली जो है वो भी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे रास्ते पर चल पड़ा। चाहे कितनी ही निम्न परिस्थितियां क्यों ना हो, मन का परिवर्तन और विद्या हमें उच्चतम स्थान तक ले जाती है। और यही वो कहते हैं ना कि चेंज इज द कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी बदलाव जगत का अकल्पनीय नियम है। और बदलाव की कहानी कर्नाटक के मंड्य जिला जो कारागृह है, ये उसी की कहानी हम आपके साथ आज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। एक ऐसा कारागृह जो सदा नहीं सुधार का प्रतीक बन गया, जहां कैदी बनते हैं कलाकार, शिक्षार्थी और समाज के जिम्मेदार नागरिक। देखिए, जिला कारागृह पहले केवल विचाराधीन कैदियों की देखभाल तक सीमित था, लेकिन 2022 के बाद यह सुधारणा केंद्र बनकर कार्यरत है। कैदियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के अलावा 4 एकड़ क्षेत्र में 320 बंदी हैं और उनके मन को प्रसन्न करने वाले वातावरण के लिए हरा भरा सुंदर परिवेश तैयार किया गया है। अनेक यहाँ 4 एकड़ क्षेत्र में 225 कैदियों को रखने की व्यवस्था है, जबकि वर्तमान में यहाँ 320 कैदी रह रहे हैं। आने वाले दिनों में 200 से अधिक लोगों के लिए नए बैरकों के निर्माण का कार्यक्रम भी जारी है। यह न केवल एक जेल है बल्कि यहाँ हर विचार को महत्व दिया जाता है। जैसे कि विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए यहाँ प्रार्थना करने हेतु मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया है। रसोई घर का संचालन भी कैदी ही करते हैं। मैं यहाँ आरोपी के रूप में बंद हूँ। यहाँ रहने वाले अधिकांश आरोपी गंभीर आरोपों के तहत ही यहाँ आए हैं, फिर भी यहाँ हमें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुधार के बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी आवश्यक है ताकि वे एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन जी सके। इसके लिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा संस्था के स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र तथा कर्नाटक के विभिन्न विभागों के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ के पुलिस अधिकारी न केवल अनुशासन बनाए रखते हैं बल्कि कैदियों को शिक्षा और संस्कार भी प्रदान करते हैं। मानसिक अवसाद में फंसे कैदियों को उचित उपचार और परामर्श भी यहीं मिलता है। एकाग्रता और सकारात्मक सोच के लिए योग शिक्षिका के नेतृत्व में योग, ध्यान तथा ब्रह्म कुमारीज की ओर से आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रतिदिन अनिवार्य है। मैं यहाँ लगातार 9 साल से योगासन सिखा रही हूँ। यहाँ पर लोकेश सर के आने के बाद सबका मन परिवर्तन हुआ है। हर रोज योगाभ्यास चलता है। ओम शांति के माध्यम से यहाँ मानसिक रूप से भी सिखाया जाता है और हम योग में आत्मा, मन और शरीर को कैसे एक करना है यह सिखाते हैं। इससे जेल के कैदियों में बहुत परिवर्तन हुआ है। साक्षरता कार्यक्रम के तहत मंडी जिले के सक्करनाडु कारागृह में कैदियों को शिक्षा की सुविधा दी गई। इस प्रकार कुल 40 कैदियों में से 37 पुरुष और 3 महिलाएं साक्षरता परीक्षा दे चुकी हैं। ज्ञान अर्जन के लिए 23,000 पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय यहाँ उपलब्ध हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था। यहाँ आने के बाद मास्टर्स ने हमें स्कूल आने के लिए कहा और हम यहाँ से जुड़ गए
अब मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। सभी को अक्षर सिखाकर उन्हें शिक्षित बनाना और लाइब्रेरी में जो भी किताबें होती हैं उन्हें पढ़ने की आदत डालना तथा साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना एक चुनौती जैसा लगा। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। केला, सब्जी खेती का प्रबंधन भी उनके हाथ में है। साथ ही सुंदर फूलों की मालाएं बनाना उन्हें आता है और सैकड़ों प्रकार की फूल मालाएं बाजार में भी भेजी जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ कर्नाटक के कैदियों के साथ अन्य राज्यों के कैदी भी रहते हैं। उन्हें यहाँ कन्नड़ भाषा भी सिखाई जाती है। यहाँ आने के बाद लोकेश सर ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। उन्होंने हमें स्कूल में दाखिला दिलवाया। इस स्कूल में दाखिला होने के बाद मैंने कहा, सर मुझे हिंदी बोलनी आती है लेकिन कन्नड़ नहीं आती। लगातार कोशिश करते करते हमने कन्नड़ सीख लिया। मंड्य कारागृह उत्तम तकनीक के उपयोग में भी अग्रणी है। मंड्य कारागृह राज्य में पहली बार बुलेट प्रूफ हाईटेक मुलाकात कक्ष राज्य का सर्वश्रेष्ठ कारागृह पुरस्कार प्राप्त किया है। मोबाइल सिग्नल जैमर, सोलर लाइट, सीसीटीवी निगरानी के साथ निर्धारित समय के लिए जेल में ही वॉइस रिकॉर्डिंग लैंडलाइन फोन भी उपलब्ध है। मंड्य कारागृह यह साबित करता है कि जेल जीवन अंत नहीं है। विचाराधीन कैदियों को यहाँ से ही पुनर्जीवन कैसे करें, इसका पाठ पढ़ाकर समाज के लिए बोझ न बने, ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो ये है मंड्या कारागृह की एक अनसुनी कहानी। और आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे शिक्षा एक युगांतकारी बदलाव लेकर आ रही है जेल में बंद अपराधियों के लिए। तो ये क्या उद्देश्य के साथ शुरू की गई आपको बताते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ये कि कैसे एक कैदी जो है वो शिक्षित बने, साक्षर बने, क्योंकि आपकी साक्षरता ही आपको एक सम्मानजनक पहचान दिलाती है। और वहीं जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं यानी कि पुनर्वास की, ये उसको लेकर भी एक बहुत पॉजिटिव पहल है। और 40 कैदियों को यहाँ साक्षरता के लिहाज से कहीं ना कहीं एक ऐसी ज्योति मिल रही है जो आने वाले समय में रोशनी बिखेरेगी। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ ज्योति हमारे साथ मंड्या कर्नाटक से ही जुड़ गए हैं। ज्योति, किस तरह से ये कारागृह जो है एक युगांतकारी उस सकारात्मक बदलाव की इबारत लिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अगर हम उदाहरण देखें तो कई और जेलों में भी इस तरह के मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं। आंचल जी, जैसे मंड्या की जिला कारागृह एक अद्भुत उदाहरण है। जैसे हमने टाइटल दिए, एक सुधारण केंद्र है। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वैसे एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पे जो भी कैदी आते हैं, जो जुर्म कर आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक अत्युत्तम वहां पे नागरिक जाकर वो वहां से रिलीज हो जाते हैं। जैसे हमने देखा विजुअल्स में, यहाँ पे ना ही केवल अंडर वन रूप में सब कुछ है। यहाँ पे साक्षरता के लिए, शिक्षा देने के लिए यहाँ पे शिक्षा देते हैं, शिक्षक आते हैं। उसके साथ साथ किताबें, लाइब्रेरी भी है। तो जो जुर्म कर आते हैं समाज में, उनका एक आइडेंटिटी नहीं होता है। वो जब हमारे जो आम नागरिक के दिल में, आम जनता के दिल में ये होता है जेल है तो वहां पे पनिशमेंट देते हैं। लेकिन मंड्या जिला कारागृह इसमें अपवाद है। वो जहां कोई भी जाते हैं वो एक मन परिवर्तन केंद्र होकर वहां से वो एक अच्छे नागरिक बनकर वो बाहर आते। जैसे वहां पे जो कैदियों ने बात की है, जो पहले वो जुर्म कर आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में बहुत सुधार आया। जैसे आपने देखा वहां पे योगा सिखाते हैं। योगा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर योगा सिखाते हैं, दैहिक और मानसिकता दोनों को बैलेंस करने के लिए वहां पे योगा सिखाते हैं। उसके साथ प्री मेडिकल कैंप भी है। तो जो भी कैदियों को कुछ हेल्थ का इश्यू हो तो वहां पे वो मेडिकल कैंप भी है। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबें अगर पढ़े तो हम लोक की ज्ञान हम अर्जन कर सकते हैं। तो वहां पे 20,000 से ज्यादा किताबें हैं। जो कोई भी किसी फील्ड का इंटरेस्ट है तो वो वहां पे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पे उन्होंने परीक्षा भी दिए है। तो वहां पे कर्नाटक राज्य की कैदी ही नहीं है, दूसरे राज्यों की कैदियां भी है। जैसे आपने सुना, एक शख्स ने उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे आकर वहां पे कन्नड़ा सीख चुका हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जेलों के लिए, दूसरे कारागृह के लिए मंड्या कारागृह एक अद्भुत उदाहरण है। और वहां पे जो मंड्या की जो कारागृह की जो देखभाल करते हैं पुलिस ऑफिसर है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम एक दूसरा उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे रिलीज होने के बाद एक पेट्रोल बंक वहां पे स्थापित करना, वो भी जेल की कैदियों के द्वारा। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जर पॉइंट, मतलब
जहां से वो जेल से जाते हैं पूरी तरह से एक नागरिक बन के वहां से बाहर जाने के वहां पे सुविधा भी मिलते हैं, हर तरह की सुविधा है। जैसे आप देख बिल्कुल। सकते जेल में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, जेल मतलब एक बंदी खाने होते हैं, वहां पे 4 दीवारों में बंदी होते हैं, लेकिन वैसा वहां पे वैसा भी नहीं है। तो वो जब भी बाहर आते हैं जुर्म के दुनिया से बाहर आकर यहाँ पे जो और ये अपनी नई बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत सही कहा कि मुख्य धारा में जोड़ने की ये जो कवायद है, ये कोशिश इस कारागृह से ही शुरू की जा रही है और इस सोशल रीइंस्ट्रक्चरिंग को चेंज करना एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति इस सकारात्मक खबर को हमसे साझा करने के लिए। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की और एक ऐसी कला की जो नई उड़ान के साथ छत्तीसगढ़ को वैश्विक लेवल पर स्थापित कर रही है। तो बात छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जो करीबन 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, लेकिन अब बस्तर के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। बस्तर के आदिवासी कलाकार अपनी पारंपरिक ढोकरा आर्ट से देश ही नहीं विदेशों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ग्राउंड से कर रहे हैं ये रिपोर्ट साझा। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक विशिष्ट कलाकृति है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ढोकरा कला, जो लगभग 4000 साल पुरानी तकनीक मानी जाती है, अपने कांस्य शिल्प और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकरा कला से बनी एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाई गई ढोकरा आर्ट की ये मूर्तियां तांबे और पीतल से तैयार की जाती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक धातु कला को मोम ढलाई तकनीक से बनाया जाता है। पहले मोम से मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसे मिट्टी से कवर कर भट्टी में तपाया जाता है। गर्म होने के बाद मोम पिघल जाता है और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ठंडा होने के बाद जब मिट्टी को हटाया जाता है तो एक खूबसूरत ढोकरा मूर्ति तैयार होती है। बस्तर के कारीगर कहते हैं कि हम ये कला अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये मूर्तियां दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु, रायपुर, यहाँ तक कि विदेशों तक भेजी जाती हैं। आज बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहाँ पहले जैसे नक्सली समस्या नहीं रही और लोग शांति के साथ अपनी कला और रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। ढोकरा आर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी कला है। धान का जो भूसा होता है वो और खेत का कली मिट्टी, उससे हम मॉडल निकालते हैं। उसके बाद वो सूखने के बाद जो नदी किनारे की चिकनी मिट्टी होती है, जिसे हम लोग रुई मिट्टी कहते हैं, उसके ऊपर हम चढ़ाते हैं उसको, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जो रेतमल पेपर होता है उस मॉडल को फिर सूखने के बाद घिस घिस के शेप में लाते हैं। देश विदेश हर जगह पहुंचा है सामान। हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते। विरासत से हमको मिला है, करते ही हैं। इसी से अपना जीवन यापन चलता है। पहले था दिक्कत, हम तो नहीं जानते, नहीं देखे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सुनाई में कुछ नहीं आता। खत्म हो गया है एक तरह से नक्सली। बस्तर के ढोकरा आर्ट की मांग सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी है। ये कला आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। ढोकरा आर्ट सिर्फ एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। वो कहते हैं नित्य नया नूतन चिर पुरातन। तो ये ढोकरा कला किस तरह से ग्लोबल लेवल पर स्थापित कर रही है बस्तर को, आपको बताते हैं। क्योंकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये हस्त निर्मित प्रक्रिया है, यानी कि हाथ से बना हुआ। आदिवासियों के जो रीति रिवाज हैं, उनकी आस्था का एक जीवंत प्रतिबिंब
आपको इस कला में नजर आएगा। और उससे भी अहम आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी है ढोकरा कला, क्योंकि ये आजीविका का एक साधन है। और साथ ही साथ आप हर उत्पाद को जब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अनूठा है, अद्वितीय है और अनोखा है। और इस तरह के जो उत्पाद हैं उनकी वैश्विक लेवल पर बहुत मांग होती है। और किस तरह से ये कला को आगे लेकर जाता है, इस पर बात करने के लिए सोमेश पटेल इस वक्त रायपुर से के तार वहां के जो आम कलाकार हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, बस्तर का जो क्षेत्र है जो पिछले 6 दशक से जो नक्सल समस्या से जूझा करता था, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो डेडलाइन तय किया गया था 31 मार्च 2026 तक, वो डेडलाइन भी पूरी हो चुकी है। बस्तर, हम एक तरफ से ये कह सकते हैं, बस्तर का जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाका था पूरी तरह से वो खत्म हो चुका है। और मैं बात अब करता हूँ डोकरा आर्ट की। डोकरा आर्ट की चर्चा देश विदेश में होती है। देश विदेश इसलिए होती है कि कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी उपहार के रूप में डोकरा आर्ट को दिया था। तो कुल मिलाकर जो बस्तर के आदिवासी हैं कई वर्षों से इसे बना रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो डोकरा आर्ट है, बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत लगती है इस आर्ट को बनाने में, और उनकी मेहनत तब रंग लाती है जब वह अपने सामान को बेचते हैं। आज ये डोकरा आर्ट बस्तर से जाकर ये बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटक, इन शहरों तक इन्हें ये डोकरा आर्ट को बनाकर ये भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत के साथ साथ इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में भी ये जो डोकरा आर्ट है इसे ये लोग भेज रहे हैं। जब हम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका यही साफ तौर पे कहना था कि डोकरा आर्ट जब वो बनाते हैं, बनाने में उनको काफी मेहनत लगती है, लेकिन उनकी मेहनत तब सफल हो जाती है कि जब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिलती है। बस्तर वही क्षेत्र था जो पिछले 6 दशक तक इस इलाके में विकास नहीं हो पाया था, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था, आदिवासी दहशत में रहते थे, आदिवासी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वह दहशत भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आदिवासी को रोजगार भी मिल रहा है। डोकरा आर्ट के माध्यम से लगातार अपनी कला को देश विदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी दिला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जो कला है ये डोमेस्टिक लेवल से अब इंटरनेशनल रूट की तैयारी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोमेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक थोड़ी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे पिंक सिटी जयपुर की। आप जुड़ रहिए वंदे भारत के साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आइए बात करते हैं रंगीलो राजस्थान की, जहां किस तरह से जो बगरू आर्ट है वो इसे जीवंत बना रहा है इस कला के लिहाज से। तो बात करते हैं राजस्थान के बगरू की, जो कि 400 साल पुरानी हस्त मुद्रण कला है और आज वैश्विक पहचान बना रही है। प्राकृतिक रंगों और हाथ से नक्काशीदार ब्लॉकों से की जाने वाली ये प्रिंटिंग पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ पारंपरिक डिजाइन के लिए जानी जाती है। 2012 में GI टैग और उसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल जैसे जो अभियान है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से इसे बढ़ावा मिला। और बगरू की जो दाबू तकनीक है ना सिर्फ ये खास है बल्कि महिलाओं को रोजगार भी दे रही है और सशक्त बना रही है, आर्थिक धुरी बन रही है। बगरू प्रिंट विरासत से विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त करती है, उसका एक सशक्त प्रतीक है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बगरू हस्त मुद्रण सिर्फ एक शिल्प नहीं बल्कि राजस्थान की जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है। ये कला पीढ़ियों से धैर्य, साधना और रचनात्मकता का प्रतीक रही है। आज इस प्रसिद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं राम किशोर छीपा, जो पारंपरिक शिल्प को वैश्विक स्तर पर ले जा रहे हैं। ये जयपुर के बगरू की 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक कला है। पहले कपड़े की धुलाई और रंगाई की जाती है,
फिर इसमें प्राकृतिक रंगों और हाथ से नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके कपड़ों पर छपाई की जाती है। मुख्य रूप से गाढ़े रंगों जैसे काला और लाल के आधार पर प्राकृतिक रूपांकनों का प्रयोग होता है। इसमें वनस्पति और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बगरू दाबू कला के लिए पद्मश्री पुरस्कृत रामकिशोर छीपा ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न प्रयासों से बगरू प्रिंट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। पहले जो हमारा मार्केट था वो देहात में था, अब शहरों की तरफ है। पीढ़ी दर पीढ़ी का काम हमारे पास ही है और बगरू को जो बसे हुए हैं करीब 475 साल हो गए हैं और ये कला बगरू की 475 साल पुरानी है, जिसको हम लोग संभाल के रखी है और भारत सरकार से भी इनको संरक्षण मिला हुआ है थोड़ा बहुत, और अब और संरक्षण की जरूरत है। बगरू की ब्लॉक प्रिंट कला को विकसित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2012 में जीआई टैग दिया गया। वहीं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बगरू प्रिंट को शामिल किया गया है। बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने बताया कि वोकल फॉर लोकल के पीएम मोदी के विजन के अंतर्गत बगरू प्रिंट की विरासत को और विकसित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजना है विश्वकर्मा योजना, उसके अंदर हमारी राज्य सरकार भी उसको बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ाना चाहती है। लोकल फॉर वोकल का जो कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सीधा सीधा इन लोगों को भी जोड़ता है। बगरू प्रिंट से जुड़े हुए ऑल मटेरियल, ऑल आइटम जिनका काम करते हैं उनसे एक बार बैठ के हम भी बात करेंगे और बात करते हुए ये कहेंगे कि हम आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आप उस उद्योग को बढ़ावा दीजिए। बगरू में वैश्विक रूप से दाबू तकनीक अपनाई जाती है, जिसमें मिट्टी का उपयोग करके कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। विशेष तौर पर इस दाबू को महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ रोजगार को भी बल मिल रहा है। बगरू का जो ब्लॉक प्रिंट है ये 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। समय के अनुसार डिजाइन और कलर भी बदलते रहे हैं पर प्रोसेस वो ही है। आज मेरे पास करीब 300 साल पुराने ब्लॉक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं जो म्यूजियम संग्रहालय में दर्शाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल संकल्पना के माध्यम से बगरू प्रिंट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। वहीं पीएम विश्वकर्मा सहित विभिन्न योजनाओं से कारीगरों को भी सशक्त करने का काम किया जा रहा है। बगरू हस्त मुद्रण केवल एक शिल्प कला नहीं बल्कि विकास के साथ विरासत की भी कहानी है। तो बगरू प्रिंट अब एक ग्लोबल पहचान है जहां 400 साल पुरानी कला को जीवंत किया जा रहा है। जैसे वोकल फॉर लोकल से कैसे ये जो बगरू प्रिंट है वो ग्लोबल हुआ, क्योंकि जीआई टैग के साथ बगरू प्रिंट को एक नई उड़ान मिली है, क्योंकि ये परंपरा, पर्यावरण, प्रगति जो है वो बगरू की पहचान है। और इसी पर बात करने के लिए लक्ष्य आर्या जो हैं वो इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। लक्ष्य, किस तरह से विकास, विरासत और पारंपरिक कला को जीवंत करते हुए बगरू कला जो है वो ग्लोबली अपने आप को स्थापित कर रही है? बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना है वोकल फॉर लोकल की, साथ साथ में विकास के साथ में जो विरासत है उसको भी संजोया जाए, परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको न केवल विकसित किया जाए बल्कि पीढ़ी के लिए उसको प्रोत्साहित भी किया जाए। ऐसा ही जो उदाहरण है वो बगरू प्रिंट का है। लगभग 500 साल पुरानी जो कला है आज वैश्विक स्तर पे अपनी एक नई पहचान बना रही है। जहां हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, भारत के विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, वहीं संस्कृति और परंपरा के साथ में जो हस्तशिल्प है उसमें भी भारत और राजस्थान की हस्तकला का बोलबाला पूरे विश्व में है। आज जो बगरू प्रिंट है आंचल, उसके विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं और विभिन्न देशों में उसको भेजा जाता है, बेचा जाता है। परंतु जो अहम बात है, वोकल फॉर लोकल और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से बीते सालों में न केवल इस कला को लुप्त होने से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं बल्कि साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसके लिए प्रशिक्षित करने के प्रयास राज्य और केंद्र सरकार के आपसी समन्वय के साथ में अब
बड़ी मजबूती के साथ किए जा रहे हैं। जो अहम बात है क्योंकि एक जिला एक उत्पाद की जो योजना केंद्र द्वारा चालू की गई, फिर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए हर एक उत्पाद को चिन्हित किया गया, उसको चुना गया, उसमें बगरू प्रिंट का भी विकास हुआ है। वहीं विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो कारीगर हैं उनको न केवल जो औजार हैं वो दिए जा रहे हैं, बल्कि साथ साथ प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जो बगरू प्रिंट 500 साल पुरानी थी, जिसको 2012 में जीआई टैग मिला, और आप देख सकते हैं कि इन जो समय के मद्देनजर उस प्रिंट और जो ये पूरी कला है इसको इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, परंतु 2014 के बाद में मोदी सरकार के बाद में लगातार विभिन्न प्रयास किए गए, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए, और जो कारीगर जो ये काम छोड़ चुके थे, जो लघु उद्योग कर रहे थे, जिनकी लगभग जो छोटा उद्योग था वो बंद होने की कगार पे था, विश्वकर्मा और लोकल फॉर वोकल के माध्यम से उनको दोबारा बहुत अहम बात आपने कही कि जो कलाएं कहीं ना कहीं लघु बिल्कुल जो कलाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थीं, उन्हें जीवन दान मिला विश्वकर्मा योजना से, और जीआई टैग ने उनकी तस्वीर और तदबीर को बदल कर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आज के वंदे भारत में इतना ही। कल आपसे मुलाकात हुई, कुछ और ऐसी नई प्रेरणादायी कहानियां लेकर आएंगे अलग अलग राज्यों से। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।